नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी, जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर आज होगी सुनवाई। एमसीडी की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। 2 जजों की बेंच मामले में सुनवाई करेगी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। तो जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम के अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वहीं आपको बता दें कि 2 जजों जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई के बीच बेंच तय करेगी कि जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा या नहीं। तो बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर बुधवार को रोक लगाई थी और एमसीडी की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, जिसके बाद ये तय होगा कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा या फिर नहीं। 2 जजों की बेंच मामले में सुनवाई करेगी। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर आज होगी सुनवाई। एमसीडी कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 2 जजों की बेंच मामले में सुनवाई करेगी। उसके बाद तय होगा कि बुलडोजर चलेगा या नहीं। रुक करते दूसरी बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से। जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक, सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पावर ग्रिड टाउनशिप के मल्टीपर्पज हॉल में ये बैठक होगी। बैठक में कुल 18 शिकायतें रखी जाएंगी और आपको बता दें कि बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो गुरुग्राम के सेक्टर 43 में स्थित पावर ग्रिड टाउनशिप के मल्टीपर्पज हॉल में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करेंगे। इस दौरान बैठक में कुल 18 शिकायतें रखी जाएंगी, जिनमें 2 पुरानी शिकायतें शामिल है। तो सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वैसी खबर पर गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण, आज जो कष्ट निवारण समिति की बैठक है वो होने वाली है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, आज 10:30 बजे मुख्यमंत्री गुरुग्राम में बैठक लेंगे, जिसमें के कुल 18 शिकायतें रखी जाएंगी। इसमें 2 शिकायतें पुरानी भी है, जिनका पिछली ग्रीवेंसेस की मीटिंग में समाधान नहीं हो पाया था। उसके अलावा जो 18 शिकायतें रखी गई है, कोशिश यही है उनके मौके पर ही उनका निपटारा किया जा सके, क्योंकि इसमें अधिकांश शिकायतें जो है वो बिल्डर्स को लेकर और जो खराब बिल्डिंग मटेरियल है उसको लेकर के है। और कोशिश यही रहेगी मुख्यमंत्री की के जो अधिकांश शिकायतें हैं उनका निपटारा वो मौके पर ही कर दे। इसके अलावा जब ग्रीवेंसेस की मीटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद मुख्यमंत्री प्रेस से बात करेंगे और जानकारी देंगे किस तरह की शिकायतें थी और किस तरह से उनका मौके पर निपटारा किया गया। जी बिल्कुल प्रवीण, ये भी जानना चाहेंगे कि इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा? देखिए, बैठक में जो ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य हैं वो शामिल होंगे। उसके अलावा जो 18 शिकायतकर्ता हैं वो या उनके प्रतिनिधि इसमें शामिल रहेंगे। उसके अलावा मीडिया की बैठक के दौरान मीडिया को एंट्री वहां पर नहीं दी जाएगी। मीडिया को बाद में बताया जाएगा कि बैठक में क्या निर्णय निकला। इसके अलावा जो संबंधित विभाग है, जिन विभागों से संबंधित शिकायतें, उन विभागों के अधिकारी और कर्मचारी वहां पर मौजूद रहेंगे, ताकि जो शिकायतें हैं और जो शिकायतकर्ता वहां पर मौजूद है उनकी समस्या का मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश देकर समाधान किया जा सके। और जो शिकायतें उस वक्त समाधान नहीं हो पाएंगी, उनके लिए अधिकारियों को बकायदा उसी वक्त दिशा निर्देश दिया जाएगा कि जल्द से जल्द वो शिकायतों का समाधान करें और आम जनता को राहत दें। जी प्रवीण, ये भी जानना चाहेंगे कौन कौन सी शिकायतें इस बार बैठक में रखी जाएंगी? देखिए, शिकायतें जो बैठक में रखी जाएंगी उसमें अधिकांश शिकायतें जो है जो बिल्डर्स को लेकर हैं वो शिकायतें ज्यादा हैं। और कोशिश यही की जाएगी कि बिल्डर्स को वहां पर बुला के उनके प्रतिनिधियों का बुला के और उसके अलावा जो हुड्डा व डीटीवी विभाग के लोग हैं उनको वहां बुलाकर इन शिकायतों का निपटारा किया जा सके। क्योंकि पिछले काफी समय से लगातार जो कंस्ट्रक्शन को और बिल्डर्स को लेकर शिकायतें प्रशासन को मिल रही थी, उसमें कुछ शिकायतों को ग्रीवेंस में शामिल किया गया। इसके अलावा जो एक सेक्टर में जल भराव की समस्या है उसकी भी शिकायत सुनेंगे सीएम यहाँ पर, और कोशिश की जाएगी उसका निदान किया जाए। क्योंकि निगम और जीएमडीए के अधिकारियों ने कुछ समय पहले ही उस जगह का मुआयना किया था कि किस तरह से वहां पर जल निकासी की जा सकती है, तो उसकी भी समीक्षा सीएम इस बैठक के दौरान कर सकते हैं। जी बिल्कुल प्रवीण, ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी लोगों से बातचीत होती होगी, तो क्या जो शिकायत करता है, जो फरियादी वहां पर अपनी शिकायतें लेकर पहुंचते हैं, क्या वो इस तरह की बैठकों से संतुष्ट नजर आते हैं?
जी देखिए, अगर हम पिछली बैठकों की बात करें तो वहां पर अगर बात करें किसी एक आध शिकायत को छोड़ के जिस तरह से 2 पुरानी शिकायतें आज रखी जाएंगी और जो पिछली मीटिंग में जितनी भी शिकायतें रखी गई थी उनका मुख्यमंत्री ने मौके पर ही समाधान कर दिया था और समाधान से कहीं ना कहीं आम जनता संतुष्ट नजर आती है, क्योंकि ग्रीवेंस कमेटी में वही शिकायतें रखी जाती है जिनको अधिकारी सॉल्व नहीं कर पाते और वो काफी समय से लंबित होती है। उन्हीं शिकायतों को ग्रीवेंस की मीटिंग में लिया जाता है, सीएम के संज्ञान में लाया जाता है, क्योंकि गुरुग्राम में जो ग्रीवेंस कमेटी उसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री जब शिकायतों को सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं, लोग काफी संतुष्ट नजर आते हैं। हाँ, हालांकि कुछ शिकायतें ऐसी होती है जिनका समाधान मौके पर नहीं हो पाता, तो उनको अगली बैठक में रखा जाता है और अगली बैठक में रखने से पहले अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि अगली बैठक में जब ये शिकायत आएगी तो इसके पूर्ण समाधान के साथ आप यहाँ पर उपस्थित रहें। तो कहीं ना कहीं लोग इस प्रक्रिया से, इस तरह की बैठकों से संतुष्ट नजर आते हैं। जी प्रवीण, ये भी जानना चाहेंगे कि ये बैठक होने वाली है, इसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करेंगे, तो किस वक्त ये बैठक शुरू होगी और सीएम मनोहर लाल कब तक वहां पहुंचेंगे? ये बैठक पावर ग्रिड मल्टीपर्पज हॉल में होगी और मुख्यमंत्री 10:30 बजे वहां पहुंच जाएंगे। 10:30 बजे बैठक की शुरुआत हो जाएगी और काफी लंबा यह बैठक चलने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से हमने अक्सर देखा है कि मुख्यमंत्री जब तक किसी भी शिकायत का पूर्ण तरीके से निवारण नहीं कर देते तब तक बैठक को खत्म नहीं करते। तो यही उम्मीद की जा रही है कि 10:30 बजे बैठक शुरू हो जाएगी और मुख्यमंत्री गुरुग्राम में पहुंच चुके हैं और उसके बाद अब वो बैठक में जाएंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि जो अधिकांश शिकायतें हैं उनका निवारण यहाँ पर कर लिया जाएगा। बाकी जब बैठक खत्म होगी उसके बाद बाकी की जानकारी हम उपलब्ध करा पाएंगे। जी बिल्कुल प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल आज कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वही रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देश में कोरोना फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 2380 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 56 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 1231 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.76% हो गया है। अगर बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 13,433 केस एक्टिव है। तो एक बार फिर कोरोना देश में पैर पसारता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में 2380 कोरोना के नए संक्रमित सामने आए हैं और 56 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई हुई। अगर बात करें कोरोना से रिकवर हुए लोगों की, तो 1231 लोगों ने कोरोना को मात दी और देश में कोरोना के इस वक्त 13,443 केस एक्टिव हैं। तो कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 2380 कोरोना के एक्टिव केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 56 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 1231 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.76% के पार पहुंच गया है। अब बात करते हैं प्रदेश की, तो प्रदेश में भी कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 310 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई और 160 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अब कोरोना के रिकवरी रेट की अगर हम बात करें, तो कोरोना का रिकवरी रेट भी प्रदेश में 98.80% के पार पहुंच गया है। वही अगर बात गुरुग्राम की जाए, तो गुरुग्राम में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 225 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 67 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हिसार में 2, पंचकुला में 4 केस मिले और रोहतक में 5, तो सिरसा में 3 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो आए दिन कोरोना के मामलों में अब इजाफा देखा जा रहा है। वही अगर बात करें गुरुग्राम की, तो अकेले गुरुग्राम में 225 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। फिलहाल गुरुग्राम में कोरोना के 940 केस एक्टिव है। तो एक बार देश और प्रदेश में फिर से कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है, जहां बीते 24 घंटे में 310 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। तो ये आपको बता दें कि सबसे ज्यादा गुरुग्राम में पाए गए। इसके अलावा फरीदाबाद में कोरोना के 67 एक्टिव केस मौजूद है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने श्रम, उद्योग और वाणिज्य विभाग के साथ साथ अग्निशमन सेवाएं निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रदेश के सभी उद्योगों के केमिकल स्टोरेज में अग्निशमन और गैस रिसाव से संबंधित सुरक्षा उपायों की जांच कर इस संबंध में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी तैयार करें। उन्होंने कहा कि संबंधित उद्योग अगले 60 दिन में अपनी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ले और उसके बाद औचक निरीक्षण कर जांच आरंभ कर दे। चंडीगढ़ में उद्योग और वाणिज्य विभाग की डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बैठक की अध्यक्षता की और वहां पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए और साथ ही साथ ये भी कहा कि सुरक्षा उपायों का प्रयोग करें। खबर चंडीगढ़ से है, जहां शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में
उच्च स्तर शिक्षा विभाग के अहम बैठक हुई। बैठक में एसीएस आनंद मोहन शरण समेत अन्य उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बयान दिया कि कॉलेजों में प्रोफेसर के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने 1922 पदों के लिए एचसीएसपी को तुरंत प्रभाव से निर्देश दिए। साथ ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि 24 कॉलेजों की बिल्डिंग पूरी हो चुकी है और जल्द ही बाकी कॉलेज भी बनाए जाएंगे। तो चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की और एसीएस आनंद मोहन भी इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी इस बैठक के दौरान बयान दिया। चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद वे पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने 134A पर बयान देते हुए कहा कि हमने 134A को कोई दोबारा से लागू नहीं किया है और न ही सरकार ने कोई उस पर यू टर्न लिया है। तो वहीं 134A पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2007 में 134A लागू किया था, लेकिन उनकी सरकार ने एक भी एडमिशन किया। इसके अलावा उन्होंने एसवाईएल सुशील गुप्ता की ओर से दिए बयान और पंजाब के सीएम भगवंत मान पर भी निशाना साधा है। अनुरोध है उन्हें भी एक समृद्धि चिन्ह देकर। अगर किसी ने लागू किया ना, हमने 2015 में लागू किया। अब की बार हमने एक निर्णय लिया कि हम 129A को छोड़ के RTE को लागू करें। उसमें भी ये फायदा है कि 25% बच्चे जो है उसको 25% बच्चों का एडमिशन हम करा सकते हैं और जिसका खर्चा भी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। 60% वो देंगे, 40%। जबकि 134A में हम 10% का करते हैं। अब आपने कहा 2007 से लेके 2014 तक कांग्रेस के टाइम में कोई एडमिशन नहीं है। मैं ये बात कही, आप भी चेक करके मुझे अगर कहीं एडमिशन हो, मैंने विधानसभा में भी कही, कोई कांग्रेस का लीडर नहीं मान सकेगा तक कोर्ट के कहने से ठीक है। ये आदेश कोर्ट के 134 मैं जानता हूँ आपको भी, तो बीजेपी भी देखा लो, आपकी शायद बीजेपी को भी चाहती है 134 का उन्होंने सारा किया। हाँ, और वो कोर्ट का आदेश भी अगर मान्य है, उस पर भी काम किया तो हमने किया। लेकिन जब सरकार ने नियम बनाया, जब सरकार ने बना दो तो क्या उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए था, वो नहीं इम्प्लीमेंट किया। बिल्कुल हम प्रयास इस प्रकार का भी है, हमने पहले भी प्रयास किया इस प्रकार को, और हमारे प्रयास की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है साफ है और हम प्रयास करें। देखिए हमारा पार्टी है वो तो मैंने विधानसभा में भी कहा था कि पहले वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास सरप्लस थी, हमने सरप्लस मांगा नहीं है। हमने वही पार्टी मांगा जो वहां अधिकार है, हिस्सा है। वहां जब हम अलग अलग जो चीज मेरे हिस्से में आई मैंने वही चीज मांगा। तो हमसे पहले पंजाब का मुख्यमंत्री को ध्यान दुआ दे यही तो करें वो पानी पंजाब से लेके आएगा। तो पंजाब का मुख्यमंत्री तो प्रस्ताव पास किया चंडीगढ़ के लिए, उसके बाद में क्या कहेंगे। ऐसा इसी प्रकार का झूठ पकड़ेगा एक गवर्नमेंट है उनका, जिस प्रकार से वो पानी के बारे में इसी प्रकार से करते हैं। वो पानी इंडिया जबकि आज तक जब से हमारी सरकार बनी। खबरों की ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इंद्री हल्के के गांव कमालपुर रोजाना में जज के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। जज हत्याकांड पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोलते हुए कहा कि ये काम किसी इंसान का काम नहीं बल्कि यह राक्षस का काम है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने परिजनों से बातचीत की और सीबीआई की मांग करते हुए कहा कि सरकार को परिवार को संतुष्ट करना चाहिए। जिन्होंने कार्य हुआ बेकसूर बच्चे को, इसका कोई कसूर किसी भी हिसाब से नहीं था, उसकी जिस प्रकार से हत्या की गई, ये कोई इंसान का काम नहीं है, ये तो किसी राक्षस का काम है। और उस राक्षस को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले वही हमारा सबका फर्ज है। और जो बताया जैसे परिवार वालों ने, इन्होंने कहा कि जांच से पूरी संतुष्टि नहीं है तो इनकी मांग है सीबीआई की जांच। तो मैं भी हरियाणा सरकार से भी और मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा और ये पुरजोर मांग करता हूं कि परिवार की संतुष्टि होनी चाहिए, सीबीआई की जांच।
हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता यमुनानगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। चुनाव आयोग जब चाहे चुनाव करवा ले। ये चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी या नहीं, ये समय आने पर पता चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर जो अधिकारी पकड़ा जाएगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वही आप पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में उन्होंने सब चीजें फ्री कर दी हैं और अगले ही दिन प्रधानमंत्री के पास पहुंच गए 1 लाख करोड़ रुपए मांगने। उन्हें पैसा मैनेज करना चाहिए, इनकम बनानी चाहिए। ऐसे फर्जी ढकोसलों से राज नहीं चलते। यमुनानगर में शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने बयान देते हुए कहा कि निकाय चुनाव के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब उन्होंने सब चीजें फ्री कर दी पंजाब में। अगले दिन ही प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच गए कि हमें 1 लाख करोड़ रुपए दो। मैनेज करो भाई, अपनी इनकम लाओ। ऐसे फर्जी ढकोसलों से और फर्जी ग्लैबिलिटी से थोड़ी राज चलेगा, पता लग जाएगा एक साल। आपको पता है हरियाणा का जो डेट है वो 24.99% है और जो 7th या 8th फाइनेंस कमीशन है उसमें ये कहा गया है कि आप 25% तक जो आपकी जीडीपी है उसका आप लोन दे सकते हैं। इसको टेट कहते हैं। हमारा है 24.99% और पंजाब का पता कितना 48%। पंजाब अगर आज किसी बैंक से लोन लेगा तो बैंक उसको लोन देने के लिए तैयार नहीं है। रेपुटेशन ऐसी नहीं है। जींद में इस बार गेहूं का भाव बढ़ने की संभावना के चलते आड़ती किसानों से गेहूं का धर्म कांटे पर तोल करवाकर डलवा स्टॉक करने में जुटे हैं। जिनके गेट पास भी नहीं कटवाए जा रहे हैं। मार्केट कमेटियों के रिकॉर्ड के अनुसार बीते साल की तुलना में गेहूं काफी कम मंडियों में पहुंचा है, जबकि खेतों में गेहूं कटाई का कार्य 80% से ज्यादा हो चुका है। वही अधिकारी इसकी वजह उत्पादन कम होना बता रहे हैं। जिले की नई अनाज मंडी में बीते साल 7.90 लाख क्विंटल के करीब गेहूं पहुंचा था, लेकिन इस बार अब तक करीब 4.5 लाख क्विंटल गेहूं की सरकारी खरीद हुई है। वहीं अनाज मंडी में आड़ती किसानों को 2016 से 2025 रुपए तक का भाव दे रहे हैं। ये भी आश्वासन दिया जा रहा है कि अगर सरकार बोनस देती है तो किसान को वो बोनस भी दिया जाएगा। तो चीन में गेहूं का स्टॉक करने में आड़ती जुट गए। ऐसे में गेहूं की सरकारी खरीद भी कम हो गई और कम उत्पादन से मंडियों में गेहूं कम पहुंच रहा है। खरीद तो हमारी चालू ही है ही, लेकिन अब जो है माल लगभग खत्म सा ही हो चुका है, क्योंकि दिन भर में 10-15 ट्राली के अलावा कुछ आ भी नहीं रहा है। लेकिन लगभग खेतों में माल नहीं है। जो भी माल है वो मंडी के अंदर ही है। तो माल पहले की अपेक्षा में कम मात्रा में है। और या मैं यूँ कहूँ कि मंडी की स्थिति या मार्केट की स्थिति को देखते हुए जो किसान स्टोर कर सकते थे उन्होंने थोड़ा बहुत स्टोर भी किया हुआ है। अदरवाइज लगभग माल हमारा मंडी में आ चुका है। मतलब गेहूं का भाव बढ़ने की वजह से मतलब स्टॉक किया जा रहा है। जी बिल्कुल इसकी आशंका है। और अब की बार जो है काफी मात्रा में व्यापारी भी जो है गेहूं की निजी खरीद करने लग रहे हैं, जो 2020-2025 रुपए जो एमएसपी से ऊपर है, एमएसपी से ऊपर रेट देके। और इसका किसानों को भी फायदा हो रहा है क्योंकि उनको कैश पेमेंट मिल जाती है। सोनीपत में वाहन में आग लगने से हड़कंप मच गया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां शहर के सुभाष चौक के पास एक स्कूटी दूधू कर जल गई। वही आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक युवक अपनी स्कूटी को एक दुकान के बाहर खड़ी करके किसी काम से गया था। इस दौरान खड़ी स्कूटी में आग लग गई। वही लोगों ने फायर ब्रिगेड से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सका। इस बीच लोगों के बार बार कॉल करने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड की कॉल रिसीव नहीं की गई। हालांकि सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक स्कूटी जलकर राख हो चुकी थी। फिलहाल अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। तो सोनीपत में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर स्कूटी सड़क पर जलकर राख हो गई। लोगों के फायर ब्रिगेड को कॉल करने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची, और जिसकी वजह से स्कूटी आई है एकदम से रुकते तो जल के राख होगी पूरी। हाँ जल के राख। तो फायर ब्रिगेड आई मौके पे? नहीं आई जी, अभी तक नहीं आई। फोन किए? हाँ फोन किए तो फोन उठाया नहीं उन्होंने।
और ये स्टार सेंटर के नीचे स्कूटी खड़ी थी, किसी की भी थी। मैं जैसे नीचे आया देखा तो इसमें यानी काफी आग लगी हुई थी, कोई पानी वानी के लिए कोई कुछ नहीं था। तो कारण पता लगा किस कारण लगी है? नहीं ऐसी काफी गर्मी हो रही है, पता नहीं किस कारण स्पार्क पकड़ा इसमें। तो मौके पे फायर ब्रिगेड आई? नहीं, ये तो यानी जब पे सारी राख होगी तब फायर ब्रिगेड आई है। खबर पलवल से है, जहां नेशनल हाईवे 19 के पास एक शराफा व्यापारी निखिल अग्रवाल से कुछ बदमाशों ने हथियारों के बल पर 15 किलो चांदी के आभूषण और 35,000 रुपए लूटे। ये शराफा व्यापारी मथुरा से होटल में चांदी के आभूषण को सेल करने के लिए लाया था। वहीं पीड़ित व्यापारी ने होटल थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। और आपको बता दें कि पलवल नेशनल हाईवे 19 के पास का ये पूरा मामला है, जहां बदमाशों ने शराफा व्यक्ति से 15 किलो चांदी लूट कर फरार हो गए। वही पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बंदा हमारी मार्केट में आता है और जो है कि अपनी सेल करके जो है कि शाम को अपने घर चले जाते हैं। जो भी जिससे लेना देना होता है उसको कर ले जाते हैं और जिसको देना होता है उसको दे जाते हैं। इसी तरीके से ये कल भी रेगुलर हमारी मार्केट में आया और इन्होंने दुकानों पर 2-4 दुकान जो भी करनी थी, दोपहरी का टाइम था, उन्होंने की। और करने के बाद शाम को जब ये अपने घर जा रहे थे तो वहाँ पर ये वारदात जो है कि इनके साथ घटी है। ये भाई मथुरा के व्यापारी जो आए हैं, शराब हैं, ये जब हमारे पास आए, जब हमको बिल्कुल अक्सरियत का पता चला और हम जो इनके साथ एक भाईचारे के तौर पर, एक सामूहिक तौर पर आपको ये बताने आए हैं कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सर मैं मथुरा से आता हूँ, मैं चांदी का काम करता हूँ। मैं यहाँ पे अपना काम खत्म करके कल मैं मथुरा के लिए जा रहा था। मैं फ्लाईओवर जहाँ उतरता है संजीवनी हॉस्पिटल के सामने में, वहाँ रोड में बस का इंतजार करने के लिए खड़ा हुआ। वहाँ पे 3 जने आए, मुझे 4 तरफ से घेर लिया। 1-2 मिनट बाद एक सफेद रंग की कार आती है 5 सीटर, उसमें मुझे किडनैप कर लिया। अभी एक इन्फॉर्मेशन मैंने खुद ही आया है। फिर मैं मथुरा से चांदी लेके आता हूँ यहाँ, और यहाँ से फिर वापस जा रहा था तो रास्ते में किसी अननोन व्हीकल की गाड़ी में बैठा के मेरे से यूपी में जाकर रुक पाया। बाकी मामला अभी वेरीफाई कर रहे हैं तो जाके पता लग गया हकीकत क्या है। तो सर कितनी चांदी, कितने पैसे बता रहा था? 15 किलो के लगभग चांदी बता रहा है। मैं अपने साथ 15 किलो चांदी लेके आया था, अपने को 15 किलो ही वापस लेके जा रहा था। तो 35,000 रुपये कुछ बता रहा है। वहीं जिले में गुंडों का बोलबाला बढ़ गया। आरोपी अपने मंसूबों में कामयाबी हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मामला समालखा से है सामने आया, जहां बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है और बेखौफ होकर 2 तोले की चेन तोड़कर वहां से फरार हो गए। ये घटना उस दौरान हुई जब महिला अपने बच्चे को लेकर बाजार आई थी, जहां चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपने लड़के को लेने के लिए गुड़ मंडी में आई थी, जो गुड़ मंडी के पास से रेडिया लगती है, इसके पास न मोटरसाइकिल वाले ट्रेन स्नैच करके भाग गए। तलाश जारी है, एप्लीकेशन ले लिए, केस रजिस्टर कर दिया। मैं जी अपने लड़के को लेने जा रही थी, जो बाइक सवार पीछे से मुड़ के मेरे सामने से आया, मेरे आगे से चैन तोड़ दिया। कितने तोड़ की चैन? 2 तोड़े। कितनी कीमत की? 4 से भाव है तोड़ा। 1 लाख 20,000। नहीं वो मोटरसाइकिल कब आ गए? दुकान की तरफ आए। फिलहाल की खबर जैसे बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।